जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने स्टार्ट किया है फ्यूचर बैच। हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर बैच में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए टोटली हम लोग फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्यूचर बैच। फटाफट से इस सेशन को सब लोग लाइक करो और तुरंत शेयर करो ताकि हर वो स्टूडेंट इस सेशन में ज्वाइन हो पाए। और जितने भी लोग जुड़ रहे हो सब लोग चैट सेक्शन में लिखते रहो, सब लोग चैट सेक्शन में लिखते रहो यस। क्या आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है आराम से? क्लियर? आगे चला जाए। चलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है फ्यूचर बैच में फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स हम तीनों पेपर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पेपर जो होगा हमारा मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, सेकंड काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोगों का एम है कि 2 महीने में एक पेपर कंप्लीट करा दिया जाए विथ रिवीजन। आपका जितना भी रिवीजन है रिवीजन भी करा दिया जाएगा। 2 महीने में एक पेपर कंप्लीट कराने का मतलब हर 2 महीने में आपका एक पेपर कंप्लीट भी कराया जाएगा, साथ साथ उसका रिवीजन भी कराया जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपके सॉल्व करा दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट है, जिसे आपके मन में कोई सा भी डाउट बाद में आता है, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप तुरंत पूछ सकते हैं जिससे आपको पूरी हेल्प मिल सकेगी। नाउ हम लोग बात करते हैं। आगे चलने से पहले आप लोग इस विवेक मिश्रा स्टडी चैनल के एक फैमिली हो, आप सभी फैमिली मेंबर और इसको फैलाना आपका काम है, इसलिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि इंडिया का हर वो स्टूडेंट फ्री में वो नॉलेज प्राप्त कर सके जो और जगह पर वो नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट साथ शेयर कीजिए जिससे हर स्टूडेंट के पास ये लेक्चर्स जरूर पहुँच सके। नाउ अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। मतलब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। इसमें आपको 4 यूनिट है जो आपको पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट हमारा कंजर्वेशन एंड एनर्जी मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फर्स्ट यूनिट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड यूनिट है रोटेशनल डायनेमिक्स एंड इलास्टिसिटी एंड थर्ड जो यूनिट है वो हमारी मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स है एंड फोर्थ यूनिट हमारी ओसिलेशन एंड वेव। मतलब आप समझिएगा 4 यूनिट हैं, एक यूनिट 15 दिन में खत्म हो जाएगी। मतलब 15 सितंबर तक आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर कोई यूनिट छोटी हुई तो 15 सितंबर से पहले भी सॉल्व कराई जा सकती है। मान लीजिए कोई से भी आपकी यूनिट अगर कम है, मान लीजिए उसमें टॉपिक्स कम है, छोटी यूनिट है तो उसे 15 दिन की बजाय 10 दिन में 9 दिन में सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि जो बड़ी यूनिट है, ऐसा नहीं है कि यूनिट में 2-3 चैप्टर भी आ जाते हैं तो वो उसको कवर कर सके। हम लोगों का एम यही है कि 2 महीने में एक पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया जाएगा जिससे आपका 6 महीने में टोटल सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। उसके बाद हम लोग अनसॉल्व को सॉल्व करा सके। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में जो कि आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपने जैसा देखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम में इसमें आपको पढ़ना क्या है समझिएगा। इसमें आपको पढ़ना क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल वगैरह जो भी है इसमें दिख रहा है। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे जाकर पढ़ लेना। सर घर पे ही तो बैठे हैं अभी और कहाँ कर जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट हमारी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। आर यू रेडी? क्या सब लोग रेडी हो? चैट सेक्शन में लिख के बताओ आर यू रेडी। हम लोग स्टार्ट करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। स्टार्ट किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज ए इनर्शियल फ्रेम। सबसे पहला टॉपिक आता है इनर्शियल फ्रेम। हम फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझो इनर्शियल फ्रेम क्या है। फ्रेम में जब आप पढ़ोगे इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये सभी के बारे में चर्चा करोगे। आइए हम देख लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम में सबसे पहली यूनिट जो आती है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप एनर्जी एंड मोमेंटम इसमें समझने से पहले सबसे छोटी छोटी जो वैल्यू है वो है हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत ध्यान से समझ पाए, इसको बहुत क्लियर समझ पाओगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है सबसे पहले देखेंगे। कहा जा रहा है ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट फ्रेम। समझो उसमें, इस पर मत ध्यान दो क्या लिखा जा रहा है, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दो। आप इस डिफिनीशन को अपने आप खुद से लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको क्या कह रहा है, एक कोई बंदा खड़ा है। मान लीजिए मैं एक
स्थान पे खड़ा हुआ हूं, ऐसा है। कोई एक बंदा खड़ा हुआ है इस स्थान पर, मान लीजिए कोई एक बंदा खड़ा है इस स्थान पर, क्लियर। अब इस पर हम क्या बनाएंगे, एक फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम किसे कहते हैं, जो कि 3 डायनेमिकल सिस्टम को दर्शाता है। मतलब मैं यहां पर खड़ा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस को यहां पर शो हो रहा है। तो आपको यहां पर एक फ्रेम बनाना है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को शो करे, एक्स वाई एंड जेड। इट इज अ फ्रेम, इट इज अ फ्रेम। अब यही टाइम टी पर उस पोजीशन को दर्शा रहा है, वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। समझो, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये सेट होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट that can be used to determine position and velocities of object in that frame, जो कि उस पोजीशन पर किसी भी, मतलब समझो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, किसी कोऑर्डिनेट का सेट है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन, जो कि यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए पोजीशन एंड वेलोसिटी, किसी भी वस्तु की उस फ्रेम में पोजीशन और वेलोसिटीज, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। उसी कोऑर्डिनेट का एक सेट है। मतलब आप कहोगे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसका सेट है, x, y, z, t का। क्योंकि जब आप पोजीशन निकालोगे तो x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है या फिर z एक्सिस पर है, दैट्स पोजीशन। एंड जब आप वेलोसिटीज निकालोगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पड़ेगा। या फिर आप dx अपान dt करो, या फिर आप dy अपान dt करो, या फिर आप dz अपान dt करो। ये सब तो हमारे वेलोसिटी के ही इक्वल होंगे। पोजीशन पर यूनिट टाइम, यही तो हमारा कहलाता है वेलोसिटी, चाहे वो x एक्सिस में हो, चाहे हमारा y एक्सिस में हो, चाहे वो z एक्सिस में हो। तो कोई भी आप समझो, a set of coordinate that can be used to determine velocities and position at that frame known as frame of reference। किसी भी फ्रेम में किसी भी वस्तु की वेलोसिटी और पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट का सेट होना चाहिए, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, वही हमारा कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे साथ बोलो सब लोग, तब तक आपको फील नहीं होगा जब तक आपको इस क्लास में, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ छूट जाए या ना समझ में आ जाए। मेरे साथ साथ कहो, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी एट दैट फ्रेम। मतलब क्या कह रहा है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, वो किसी कोऑर्डिनेट का सेट है, ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन, जो कि डिटरमाइन करने में यूज किया जाता है। क्या डिटरमाइन करने में, वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट दैट फ्रेम, किसी भी फ्रेम में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगेन, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ coordinates that can be used to determine position and velocity of any object at that frame। याद हो गया, सिंपल। इसीलिए मैं कहता हूं जो चीज आपको समझाई जा रही है उसको पहले समझ लो, डिफिनीशन आप खुद बना लोगे। बातें क्लियर हैं सबको? यस आर नो चैट सेक्शन में लिख के बताओ, समझ में आ रहा है सबको? चलिए नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक कर रहा है कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव रिलेटिव टू वन एंड अदर। ये पॉइंट नोट करो, ये पॉइंट नोट करो। इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, देखिएगा, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव रिलेटिव टू वन एंड अदर। मतलब एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एक दूसरे के रिलेटिव में मूव करता है। ऐसा नहीं है, समझो मेरी बात, मैं मान लो खड़ा हुआ हूं या मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा हूं, मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन यहां पर लिया जाएगा। मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये एक रिलेटिव मोशन होता है।
किसी भी फ्रेम में अगर कोई मूव कर रहा है तो वो अगर दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के रिलेटिव में मूव करेंगे। जैसे कि आप पढ़ते हो लाइट इज नॉट रिलेटिव, लाइट रिलेटिव नहीं होती, प्रकाश रिलेटिव नहीं होता। ये चीज आप अभी रियलाइज करोगे। जैसे मान लीजिए एक बस जा रही होती है, आप लोग देखते हो एक बस जा रही होती है, उसके बगल से कोई बाइक तेजी से गुजरती है। मान लो आप बाइक पे बैठे हुए हो, ध्यान से समझना, बस जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बाइक को आप अगर आगे निकालना चाहोगे तो मान लीजिए आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो। तो वो बस को जब पार करती है मोटरसाइकिल, क्या ऐसा फील होता है कि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो? नहीं, आपको ऐसा लगता है कि हम धीरे से निकल रहे हैं अगर बस की ओर देखें। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के वो रिलेटिव मोशन में है। अगर मान लीजिए दो बस है जो कि साथ साथ चल रही हैं कांस्टेंट स्पीड से, ये भी 40 की स्पीड से, ये भी 40 की स्पीड से, उसके अंदर दोनों बैठे व्यक्ति अगर एक दूसरे को देखें तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि हम लोग चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिव के मोशन हो रहा है, एक के रिलेटिव में दूसरा चल रहा है। बट लाइट में ऐसा नहीं होता। लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगभग चलती है। अगर आप 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो, लाइट जा रही है, उसके बगल आप मान लीजिए कोई ऐसा इक्विपमेंट भविष्य में आ जाए जो कि 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चले। 2 लाख किलोमीटर, ध्यान से समझना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना, तो घंटे हमने हो सकता है, सॉरी बोल दिया भूलवश। तो एक मान लो लाइट है जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में चल रही है, 3 लाख किलोमीटर जा रही है 1 सेकंड में। बट कोई ऐसा इक्विपमेंट हो जो कि 1 सेकंड में आपका कितनी मूवमेंट कर ले? 2 लाख किलोमीटर। क्या इस इक्विपमेंट के अनुसार देखा जाए, क्या लाइट 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव करती हुई दिखेगी? नहीं, लाइट उतनी ही स्पीड से मूव करेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बिकॉज लाइट इज नॉन रिलेटिव मोशन, वो रिलेटिव नहीं है। जबकि आप जितने भी क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हो, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव हैं। रेलगाड़ी पर बैठे हो ना, ट्रेन पर, एक ट्रेन सामने जा रही होती है, दूसरी ट्रेन बगल में जा रही होती है। जब दोनों आसपास चलती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन की स्पीड लगभग दोगुनी हो गई है। क्यों? दैट्स रिलेटिव मोशन। क्योंकि आप रियलाइज करते हो उस ट्रेन को देख करके, आपकी ट्रेन जितनी तेजी से आगे बढ़े वो उतनी तेजी से पीछे बढ़ रही है। तो एक दूसरे में रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक दूसरे में रिलेटिव मोशन आया कि जितनी तेजी से ये इधर जा रही है उतनी तेजी से ये इधर जा रही है, तो एक दूसरे के डबल स्पीड में आपको दिखता है। वो एक्चुअल में डबल स्पीड है नहीं, आपको रियलाइज होता है। मतलब ये कहा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट या उसकी स्पीड उस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जिस पोजीशन से आप देख रहे हो उस पर निर्भर करती है। एक बस जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, जैसा हमने आपको एग्जांपल दिया। अगर मैं खड़ा होकर के देख रहा हूं तो मुझे लगेगा हाँ वो अपनी स्पीड से जा रही है, 40 की स्पीड से। बट अगर कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो उसको लगेगा कि 20 की स्पीड से जा रही है वो। बात समझ रहे हो ना? अगर कोई उसके साथ साथ कर रहा है तो उसके ऐसे लगेगा कि ये बस रुकी हुई है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन उस पर डिपेंड नहीं करता, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो किस प्रकार उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कितनी स्पीड से चल रही है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको रियलाइज करना होता है, आपको फील होना चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं? ये पॉइंट क्लियर हुआ या सारनो? समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देखेंगे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने वाले हैं। मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एंड सेकंड जो होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल किसे बोलेंगे, नॉन इनर्शियल किसे बोलेंगे, ये भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे।
बट समझो पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता है कि फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड। अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को होल्ड करता है तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अगर वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डजंट होल्ड, वो होल्ड नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल में पहले समझो कि उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ लो पहले न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप फोर्स ना अप्लाई करो। मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी स्थिति में रहना चाहेगा, अपनी ही पोजीशन में रहना चाहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे कोई भी मान लीजिए गेंद है, वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो उस पर। आप नीचे गेंद को लुढ़का दीजिए, वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे ना तो वो कॉन्टिन्यूअस अपनी ही स्पीड से मूव करती हुई चली जाएगी। काफ़ी ज़्यादा फोर्स उसमें लगते हैं। एक तो हमारा फ्रिक्शन लगता है धरती पर, दूसरी चीज़ वो वायु का घर्षण लगता है, वायु का भी तो फ्रिक्शन होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स का काम करें, धीरे धीरे करके उससे रोक दे रहे हैं। ऐसा ही आप मान लीजिए यहाँ पर एक पेन रखी है, पेन तब तक नहीं मूवमेंट करेगी जब तक आप उसे पुश नहीं करोगे। क्यों? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अगर कोई भी फ्रेम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉलो करता है तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अगर कोई भी फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब कहलाएगा अगर वो फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। बातें क्लियर हैं? अब आइए, जो नीचे ये छोटा सा टॉपिक लिखा गया है कि ये अनएक्सिलरेटेड होता है और ये एक्सिलरेटेड होता है, ये इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मतलब इसमें एक्सिलरेशन नहीं होता है, इसमें एक्सिलरेशन होता है। इसके कहने का मतलब तो यही है। देखो पहले समझो, इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है कि कोई भी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। मतलब जो वेलोसिटी होती है, कोई भी वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ते तेजी से चल रहे हो फिर धीमे रुक जा रहे हो, फिर तेजी से चलोगे फिर धीमे से रुक जाओगे, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। आप अगर जितनी स्पीड से चलो उतनी स्पीड से मूव कर रहे हो तब तो आपका वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, अदरवाइज वो इनर्शियल फ्रेम नहीं कहलाता। बातें क्लियर हो रही हैं? तो इसमें जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअस है। जो वेलोसिटी है वो क्या है आपका? कंटिन्यूअस है। जो वेलोसिटी आपका वो है हमारा कंटिन्यूअस। जब वेलोसिटी कंटिन्यूअस होगा तो हम एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू, ये वेलोसिटी v की वैल्यू है, हम निकालेंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या निकलता है हमारा? dv अपान में dt, चेंज इन वेलोसिटी। जब ये कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का चेंज क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। एंड यही चीज़ अगर हम यहाँ पर निकालें कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम, जब देखिए एक्सीलरेशन जीरो हुआ तो ये क्या होगा? अनएक्सीलरेटेड होगा। जब वेलोसिटी हमारा यहाँ पर नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होती है, डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होती है। यहाँ पर ध्यान से समझना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो हमारी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, कम ज़्यादा वेलोसिटी होती रहती है। तभी तो कहा गया ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन क्या होगा? dv अपान dt, कुछ न कुछ एक्सीलरेशन इसमें होगा। तो ये एक्सीलरेटेड है और ये नॉन एक्सीलरेटेड। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा, इसलिए उसमें एक्सीलरेशन नहीं होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं फॉलो करता, इसलिए उसमें एक्सीलरेशन होता है। बोलो बात सबको समझ में आ गई? हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। देखो चैट सेक्शन फटाफट से लिखते रहा करो। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? देखिएगा, अभी तो मान लीजिए आपको थ्योरी बताई जा रही है। थ्योरी हर एक चीज़ ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, बट जब हम बात करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स की,
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सा भी टॉपिक हो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट चैप्टर में से कोई सा भी जहां तक पढ़ाया गया, आगे से नहीं जहां तक पढ़ाया गया, क्योंकि आगे का वीडियो सॉल्यूशन देंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, ठीक। तो जहां तक आपको पढ़ाया गया है वहां तक में कोई सा भी प्रॉब्लम हो, अगर आप चाहते हो कि आपका उसे वीडियो सॉल्यूशन मिले, क्योंकि ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। अगर आपका, जैसे हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आए, अगर आपको हर एक टॉपिक समझ में आता है बहुत अच्छी बात, बट कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके मन में रह जाते हैं, आप नहीं पढ़ पाते हो, नहीं समझ पाते हो। आपके लिए हम एक सिंपल सा स्टेप लाए हैं, सभी स्टूडेंट के लिए एक सिंपल सा ऑफर है कि अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन पिकअप करके रविवार के दिन, आपका क्वेश्चन पिकअप करके रविवार के दिन वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 199 पर मंथ का प्लान है जो कि ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ज्वाइन करने वाले मेंबर्स के ही क्वेश्चंस उठाऊंगा, मेरी ऐसी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेड करोगे तभी हम आपके क्वेश्चंस उठाएंगे, नहीं। उसका कारण होता है, जैसे मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट्स में से एक मानक तौर, और तो स्टूडेंट काफी ज्यादा होते हैं, मानक तौर पे अगर 10,000 स्टूडेंट हैं, उसमें से अगर हम मान लीजिए 1,000 स्टूडेंट या मान लीजिए 500 स्टूडेंट, उससे भी कम 100 स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखा, 100 स्टूडेंट का क्वेश्चन वीडियो सोल्यूशन में दे पाना इम्पॉसिबल, नहीं हो पाता। और वैसे भी कई कमेंट्स छूट जाते हैं, नहीं पढ़ पाते। भाई टीम तो लगी है, टीम आपको प्रॉपर हेल्प कर रही है, जो भी क्वेश्चन करता है हमारी टीम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दे दिया जाए, बट क्राउड ज़्यादा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपके लिए मैं एक सॉल्यूशन लाया हूँ, इसीलिए बता दे रहा हूँ कि जब आप उसे ज्वाइन करते हो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेंबर्स का ही उठाऊंगा। मुझे जो एक तरफ से क्वेश्चंस मिलते जाते हैं, मैं 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जितना ज़्यादा हो सकेगा हम उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दे दिया जाए या सोशल मीडिया पे आंसर दे दिया जाए, बट अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो पाता, हम लोग वीडियो सोल्यूशन लाए हैं। आपका रविवार को वीडियो सोल्यूशन होगा, कोई क्वेश्चन होगा हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे किस स्टूडेंट ने इसे पूछा है, ताकि वो स्टूडेंट ज़्यादा गौर करके देख पाए, अपना क्वेश्चन समझ पाए। इसलिए रविवार का क्लास अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उसके लिए आपको अगर ज्वाइन करे रहेंगे, ज्वाइन करने का ऑप्शन इसलिए है कि ज्वाइन अगर आप करे रहोगे तो आपको एक बैच मिलेगा विवेक मिश्रा स्टडी चैनल का। मतलब आप जहां भी कमेंट करोगे आपके नाम के सामने एक बैच लग जाएगा, एक लोगो लग जाएगा विवेक मिश्रा स्टडी चैनल का, हम सबके प्यारे चैनल का आपको लोगो मिलेगा। आप जहां टैग करोगे आपका कमेंट सबसे हाईलाइटेड हो जाता है। यही एक सिंपल प्रोसेस है और इसी से हम लोगों को थोड़ा आसानी हो जाती है क्वेश्चन पिकअप करने में। और ऐसा नहीं है कि जब आप पेड करोगे तभी हम आपका क्वेश्चन बताएंगे, नहीं। और क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए 10 लोग जो पेड किए हैं, 10 लोग अगर क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर हम 20-25 क्वेश्चन उठा रहे हैं तो 10-15 क्वेश्चन और उठाएंगे। बट अगर आप ज्वाइन किए रहोगे आपका कमेंट हाईलाइटेड होगा, जिससे आपको तुरंत आंसर मिल भी सकता है, मिलेगा ही, क्योंकि हाईलाइटेड होगा, सबसे पहले आपका ही क्वेश्चन दिखेगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। प्लस में आपका वीडियो सॉल्यूशन 100% दिया जाएगा, 99% नहीं 100% आपका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे सबसे हाईलाइटेड हो जाता है। चैट सेक्शन में चैट करते हो तुरंत बैच मिला रहता है, हमें आसानी होती है पढ़ने में। जैसे चैट सेक्शन चल रहा होता है तो हम तुरंत पढ़ पाते हैं हाँ कौन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि सभी का चैट तुरंत पढ़ के रिप्लाई देंगे कि हम लोग पढ़ाएंगे, फिर तो चैट ही पढ़ते रह जाएंगे। यही सब थोड़ा सा आपको आसान तरीका बता दे रहे हैं कि मतलब आप किस प्रकार से वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हो। अदरवाइज हम लोग तो टोटली फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे हर स्टूडेंट पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पेड के लिए बढ़ा रहे हैं, फ्री। तो ये बातें सबको समझ में आ गई कि नहीं? सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, आगे चला जाए। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अर्थ ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि अर्थ क्या है, अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप क्या बताओगे? अर्थ जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। आइए प्रूव करते हैं किस प्रकार से अर्थ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सबसे पहले आप देखोगे अर्थ हमारा जब नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो आप यहां पर देखो कि
अर्थ आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। मतलब इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए ये आपके पास सन है, सपोज दैट यू हैव अ सन, आपके पास एक सन है, ये देखिएगा इट इज अ सन, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है, क्लियर है। और इसके चारों ओर बाहरी कक्षा में देखिएगा, इसके चारों ओर बाहरी कक्षा में ये पृथ्वी घूम रही है इलिप्स में, इलिप्स आकार में पृथ्वी घूम रही है। यहाँ पर कोई हमारी पृथ्वी है, ये देखो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, अर्थ, और ये हमारा सन है। तो जब पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है तो इसका रेडियस कितना माना गया है, लगभग, क्योंकि इसका रेडियस चेंज होता रहता है, इसका रेडियस चेंज होता रहता है क्योंकि पृथ्वी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, तो लगभग उसका रेडियस माना गया है। उसका रेडियस कितना माना गया है, आइए देख लेते हैं। इसका रेडियस जो माना गया है, जो रेडियस है इसका, रेडियस आर की वैल्यू यहाँ पर मानी गई है कितना, 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ये आर की वैल्यू मानी गई है, ये आर की वैल्यू मानी गई है। बात समझ में आ रही है। और हम जब इसको सॉल्व करने लगते हैं तो हम मान लेते हैं, एक्चुअल तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, हम मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो इसके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, ऐसा हमने माना, नियर अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। जिस प्रकार आप देखते हो ना कि जो एटम आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल मोशन करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट भी करते हैं और इलिप्टिकल ऑर्बिट भी करते हैं। ऐसा हमने माना कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, माना लेट इट इज ए सर्कुलर ऑर्बिट, ऐसा हमने मान लिया कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। आर की वैल्यू हमें मालूम चल गई, क्लियर है। चलिए अगर हम देखें इसकी वेलोसिटी निकालें, ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखिएगा अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालें, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी ऑर्बिट की लंबाई, जिसे आप परिधि बोलोगे, जिसे आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये एक सर्कल बना रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट हमने माना, तो ये जो सर्कल बना रहा है इसकी लंबाई जो कि हमारी क्या होगी, 2πr, परिधि 2πr डिवाइड बाई, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक पृथ्वी किसी सन के चारों ओर मूव कर रही है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस लिया जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आल्सो 0 हो रहा है, वो उसी प्रकार मूव कर रही है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो रहा है, 2πr, एक चक्कर पूरा करने में वो कितना मूव कर रही है, 2πr डिवाइड बाई टाइम, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, टाइम यहाँ पर ले रहा है t। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस मूव कर रही है एक चक्कर लगाने में, 2πr, क्योंकि उसकी परिधि है। अब हम वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, चलिए वैल्यू रखते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर, 10⁸ किलोमीटर। हम इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, 10⁸ किलोमीटर है, ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻3। ऐसा क्यों, देखो अगर 1 किलोमीटर में मीटर में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 1.49 इंटू 10⁸ इंटू 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, बस वही करिए हम, ठीक। डिवाइड बाई टाइम, एक चक्कर पूरा करना, हम एक चक्कर की बात कर रहे हैं क्योंकि एक पृथ्वी है, ये सूर्य है, पृथ्वी चली अपने एक स्थान से फिर से वहीं पर आई, जो डिस्टेंस ट्रेवल की ये 2πr परिधि पर, एंड इस चक्कर को पूरा करने में कितना दिन लेती है, 365 दिन, हाँ या ना, हम मानते हैं 365 दिन। अब जनरल नॉलेज मत उठा लेना 365.5 दिन, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, जनरली मानते हैं ऐसा, तो 365 दिन, 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, हमें मिनट तक ले जाना है या सेकेंड तक हम चेंज करेंगे, 24 घंटे। और एक घंटे में कितने, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट,
1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। हम घंटे 24 घंटे में 24 गुणे 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। आ गया ना? क्लियर? समझ में आया? चल, अरे भाई सिंपल समझ लो, 365 दिन होते हैं, उसमें 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, बस वही लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। जोड़ लो, इतने ही आएगा। सेकंड बदल लो, 365 दिन में कितने सेकंड मल्टीप्लाई करा लो, उतने ही आ जाएगा। ठीक, अब चलो, अब इसको जब हम पूरा टोटल ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के पश्चात आता है दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, क्योंकि आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये चीज आया कि नहीं आया? नाउ अब हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ ड्यू टू द रिवोल्यूशन इज। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालेंगे, ये वेलोसिटी निकली हमारी, क्या निकली? वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हम निकालें एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्योंकि हम क्यों एक्सीलरेशन निकालने, समझो, एक्सीलरेशन तब तक हम नहीं निकाल पाते जब तक हमें वेलोसिटी नहीं मालूम होती। अगर हमें आज वेलोसिटी मालूम हो गई है तो हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अगर इसका एक्सीलरेशन 0 आता है, पृथ्वी का एक्सीलरेशन अगर 0 आता है, तब तो ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर एक्सीलरेशन 0 नहीं हुआ, एक्सीलरेशन कुछ बचा, तब तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन अगर 0 हुआ तो वो हमारा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर एक्सीलरेशन 0 नहीं हो तो हमारा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसलिए हम लोग एक्सीलरेशन निकालने, सिंपल। आओ देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालें, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालें। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फार्मूला क्या होता है, बोलो? v²/r, v²/r। कहीं कहीं बुक में स्मॉल r दिया गया, हमने कैपिटल R मान लिया था, इसलिए कैपिटल R ही लिख रहे हैं। तो v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू 3 × 10⁴ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r की वैल्यू है 1.49 × 10⁸ ना। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, 3 × 3 = 9 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.49 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, बचा हमारा 9/1.49। ठीक, और ये आ गया लगभग 1.49 को हम 1.5 लिख सकते हैं ऑलरेडी, तो 15 छक्का 90, नियर अबाउट 6 आएगा। 6 इंटू, कुछ गलत हो रहा है क्या शायद? v की वैल्यू, हाँ ये यहीं पर गलती हो रही है, जो हमारा r की वैल्यू है ये रखेंगे मीटर में, 10⁸ इंटू 10⁻3, 8 9 10 11 होना चाहिए था ना, ये 11 जुड़ जाएगा, सो सॉरी 8 ही रहने दो, इसको 8 ही रहने दो, इस इंटू 10⁻3 और रह जाएगा, ये इंटू 10⁻3 रह जाएगा, 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, एंड 6.0 इंटू 10⁻³ ये एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन कुछ बचा कि नहीं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कुछ बचा कि नहीं? बिल्कुल बचा। अगर हमारा एक्सीलरेशन बचा है, एक्सीलरेशन का यूनिट हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एक्सीलरेशन है अर्थात पृथ्वी हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर है? हमने माना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही थी, जिसका रेडियस r है। ये जो होता है r हमने माना है क्योंकि ये एक डिटेक्टिंग वैल्यू है, जो कि हमेशा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए रखोगे। 1.49 × 10⁸ मीटर, 8 किलोमीटर, उसे आप मीटर में चेंज करोगे तो 1.49 × 10⁸ 8 × 10⁻3 मीटर बचेगा। अगर आप जोड़ना चाहो तो 10⁻11 कर सकते हो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम निकालें, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन के लिए आप वेलोसिटी जरूरी है। वेलोसिटी हम क्या करते हैं? 2πr/t, 2πr की वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू रखते हैं, टोटल सॉल्व करते हैं 3 × 10⁴। फिर हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v²/r। सिंपल आंसर आ गया। तो एक्सीलरेशन कुछ बचा, इसलिए इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर नहीं समझ में आया तुरंत हम समझाएंगे, नहीं समझ में आया तुरंत समझाएंगे। क्लियर है सबको? हाँ या ना?
वैसे भी आपको 1 पॉइंट 4-4 बार समझाए जाते हैं, तो कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। फिर भी अगर ना समझ में आए सब लोग चैट सेक्शन में लिखा। आगे चला जाए, चलिए, कोई परेशानी नहीं ना। आगे हम बढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विच इज, तार उछल रहे हैं जी, उछल नहीं उलझ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, न्यूटन के 3 नियम, 3 के तीनों नियम हमने आपको पहले बता दिया। बारी बारी से फर्स्ट लॉ देखेंगे, सेकंड लॉ देखेंगे एंड थर्ड लॉ को भी हम देखेंगे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हम देखेंगे, कहा जा रहा है कि कोई भी बॉडी है तब तक वो कॉन्टिन्यूअस अपने स्टेट में तब तक बनी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। तो यही चीज यहां पर देखिए, ए बॉडी कंटिन्यूड इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूअस स्पीड में कोई भी बॉडी है, या तो वो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म की इधर चर्चा नहीं, क्योंकि आप जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो वो इनर्शियल फ्रेम में पढ़ते हो। तो कोई भी बॉडी तब तक अपने स्थान पर बनी रहेगी, आइदर रेस्ट और नॉन, आइदर रेस्ट और कंटिन्यूअस मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस नॉट एक्टेड एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। कोई मान लीजिए बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ये देखो ये बॉडी है जो कि एक सरफेस पर रखी गई है और यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब ये किस पर है? एट रेस्ट, एट रेस्ट। जब हम इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लीजिए गेंद है, फुटबॉल खेलते हो ना, फुटबॉल रेस्ट पर तब तक रहेगा जब तक आप, जैसे ही आप पैर से मारे वो फुटबॉल मूवमेंट करने लगा, क्यों? लेकिन जो फुटबॉल का मूवमेंट होगा वो इनर्शियल फ्रेम में नहीं आता, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। हमने ऐसा एग्जांपल दिया, आप अगर उसे फोर्स कर रहे हो तो जितनी स्पीड से मूव कर रहे हो उतनी ही स्पीड से मूव करे, तब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू होता है। ऐसा नहीं है कि आपका कहीं भी लगा दिया जाए, या वो कंटिन्यूअस स्पीड से मोशन कर रहा है उसको ब्रेक लगा करके रोक दिया जाए, तब भी हमारा क्या हुआ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप बाइक चलाते हो ना, ब्रेक लगाते हो, रुक जाती है बाइक, क्या करो? आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो ब्रेक पर, ब्रेक पर आप फोर्स अप्लाई करो जिसके कारण व्हील रुक जाती है, व्हील रुक गई, आपकी बाइक रुक गई। तो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है तब तक अपनी इनिशियल स्टेट में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ए बॉडी कंटिन्यू, हमारे साथ पढ़ो, ए बॉडी कंटिन्यू इन इट्स इनिशियल स्टेट आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड एनी एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? आगे चला जाए, चलो। दूसरा नियम, लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा कहा जाता है लॉ ऑफ फोर्स। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाला हमारा बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा हमारा लॉ ऑफ फोर्स, तीसरा हमारा एक्शन रिएक्शन। ठीक, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है? बहुत सिंपल टॉपिक है ये। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसको मैथ याद करो, अभी मैं बता रहा हूँ। जो फोर्स अप्लाइड करते हो, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पर जो मोमेंटम में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा क्या कहलाता है? फोर्स। देखो ये इसके अनुसार फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द dp अपॉन dt, बस यही बोला जा रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां पर ये p क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज, आप या फिर बोल सकते हैं जितना ज्यादा आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा उसके मोमेंटम में चेंज होगा। मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू एम वी। यार सब लोग जानते हो P इक्वल टू क्या होता है? एम वी, मास इंटू वेलोसिटी।
अब यहीं से अरे सर हम तो ये नहीं पढ़ के आए, हम तो पढ़ के आए अब बराबर यम में, उसको भी प्रूव कर लो और देखते हैं। अगर आपको नहीं पता, देखो दो डिफिनेशंस को बोल सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन नोन एज फोर्स, ये भी हमारा दूसरा नियम कहता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये भी इसका एक डिफिनेशन है। और देखते हैं F इज इक्वल टू, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल लगा हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगभग 0 मतलब 1 मान लिया जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ऐसा हमने मान लिया जाता है कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट का रोल प्ले नहीं है, वो हटा दिया जाता है। तो इक्वल टू dp/dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और ये F इज इक्वल टू d/dt, इसे बोलते हैं d/dt ऑफ p। एक्चुअली p की वैल्यू आप यहाँ से रखो mv, p इक्वल टू mv। ओके, यम हमारा क्या है, कांस्टेंट, मास हमारा तो कांस्टेंट रहता है, मास हम बाहर कर लेंगे, बचे क्या हमारा dv/dt, इसे पढ़ेंगे d/dt ऑफ v। ये सब आप लोग 12th में पढ़ के आए हो, ये सब माहिर हो पढ़ने में। तो यम इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन, F इक्वल टू यम है। हाँ सर ये तो आ गया, यस सर, मगन हो गया ना। देखो होता है जब कुछ ऐसा जानते रहते हैं, मान लीजिए किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हमको मालूम है, अगर हम उसी को देख लेते ना, हम मगन हो जाते हैं, ये अरे यही तो है, बस अब मगन हो गए होंगे, हाँ सर यही तो था। तो इसके लिए आप क्या कहोगे, द प्रोडक्ट ऑफ, आप लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन is equal to the applied force, is equal to the applied force। क्लियर? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई। एक लोग कह रहे हैं अरे सर यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम होगी, ये तो बचपन में पढ़े थे। क्यों? ये तो बचपन में पढ़े थे ना। हटाया जाए इसको, टेक स्क्रीनशॉट, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? हटाया जाए। चलिए नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन का लॉ क्या कहता है? एक्शन और रिएक्शन का मतलब यही होता है कि कोई एक बच्चा था, एक को एक थप्पड़ मारा, उसको थप्पड़ लगने से पहले वो दूसरा थप्पड़ जड़ दिया है, मतलब दूसरे को। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हाँ सर ये ऐसी बातें तो हमको समझ में आती हैं, बस यही बात अगर किए पूरी फिजिक्स में ना, काश कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा हो जाता है, ऐसी बातें लिखता ना तो मज़ा आ जाता। क्यों? तो आइए देखते हैं आप क्या करते हो। जैसे तैरते हो ना पानी में, स्विमिंग करते हो। स्विमिंग वैसे पता नहीं आप किए हो कि नहीं किए हो, जितने लोग किए होंगे वो तो मन खुश होंगे, मैं खुद नहीं कर पाता। ठीक मैं जानता भी नहीं स्विमिंग होती कैसे, क्योंकि करना नहीं आता भाई, नहीं आता तो नहीं आता। क्या सर इतने बड़े हो गए, स्विमिंग करना ही नहीं आता जित क्या करें। जैसे मान लीजिए जब स्विमिंग आप करते हो तो आप ऊपर क्यों रहते हो? क्योंकि उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पर। अब फोर्स अप्लाई करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, तभी तो वो भी फोर्स अप्लाई करता है ना। जनरली वाटर क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। जब आप उस पर एक्शन करते जाओगे तो वो रिएक्शन देता चला जाएगा, नहीं तो डूबते काहे हैं? वो एक्शन दे नहीं पाते तो रिएक्शन पा नहीं पाते। आप अपने बगल वाले स्टूडेंट को बताओगे नहीं पेपर में तो वो आपको क्यों बताएगा? क्यों? हम तो बताते हैं सर, वही नहीं बताता, बहुत बदमाश है। तो ऐसा ही है एक्शन ऑफ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, पेपर में अप्लाई किया करो। आप अपने बगल वाले स्टूडेंट बताओ, वो भी आपको बताएगा। बाद में टीचर दोनों को थप्पड़ मारेंगे। तो एक्शन ऑफ, देखो मान लो ये जैसे बोर्ड है, इसमें सॉरी इस पर नहीं पीटेंगे, कॉस्टली है ना। ये जैसे मान लो मेज है, मेज पे अगर पीटो, मेज पर जितनी जोर से आप मेज पर पीटोगे उतनी जोर से वो आपके हाथ पर भी फोर्स लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल। आपके हाथ में चोट क्यों लगती है? ये दीवार है बगल में, दीवार पर अगर हम फोर्स करें तो दीवार भी हमारे हाथ पर फोर्स करती है। दैट्स एक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन। तो इसके लिए कहा जा रहा है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है।
आज के बाद कोई भी अगर आपको थप्पड़ मारे तो आप भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही थप्पड़ मारना ना, यही सब सिखाओगे सर बच्चों को। नहीं, ऐसा बात नहीं है, आपको अगर कोई रिस्पेक्ट देती है तो आप भी रिस्पेक्ट देना, ये सब सीखो ना। कि है क्या कि जितना भी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ, जितना फोर्स हम इस पर लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स हम पर लगाता है। सेम फोर्स, सेम क्वांटिटी, सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। आप उसको मार रहे हो तो वो आपको भी तो पीटेगा ना, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वो भी तो आपको रिस्पेक्ट देगा ना। जितना रिस्पेक्ट आप दोगे उतना रिस्पेक्ट वो भी तो आपको देगा। आप उसको कुर्सी दोगे बैठाने के लिए तो वो भी आपको कुर्सी देगा। क्यों? ऐसे ही तो होता है ना। चल, इसके अनुसार समझना, इसके अनुसार कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई फोर्स है अप्लाई हो रहा है, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, एक दूसरे के बगल बगल रखे गए हैं। ये पहला ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी। पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है। अगर वो चार्ज की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिपल्सन, निगेटिव चार्ज होगा फिर भी रिपल्सन, डिफरेंट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ करें फोर्स लगा रहा है, चाहे जिधर भी डायरेक्शन में लगा रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, एफ आप किस पर लग रहा है, बी, ए के कारण, तो ये जो बी होगा ये इस प्रकार फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, नॉट वैलिड। ये भी इस प्रकार फोर्स अप्लाई करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज। एफ ऑफ ए पर फोर्स लग रहा है बी के कारण, जिसके कारण लगता है वो उसे बाद में लिखते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो इस प्रकार से, दूसरा ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, ये इस पर, ये देखो मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट ए जो है बी पर इस साइड फोर्स लगा रहा है, इस साइड फोर्स लगा रहा है, एफ ऑफ बी पर लगा रहा है ए के कारण, तो बी वाला भी इसी साइड लगाएगा। देखो ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा ऑलवेज। एफ ऑफ ए पर लग रहा है बी के कारण। ये हुआ एक्चुअल। तो मतलब आपका कहा गया कि एफ ऑफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 1, या एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ए। है इक्वल, बी ए और ए बी इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। बोलो क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? चलिए, अगर हम मान लीजिए वैल्यू भी रखना चाहें, इसको हटा दें, हमें वैल्यू क्या मिली, हम यहाँ इधर से हम मान लीजिए वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ वैल्यू हम निकाल लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन में सॉल्व करने वक्त हम वैल्यू निकालना ना पड़े, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें। मान लीजिए हमने वैल्यू निकाला, आपको वैल्यू मिली क्या? आपको मिली कि जो f होता है f12 जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 1। ये आपने देखा, ये आपने देखा। तो अगर हम देखें ये जो F1 है, 1 2 का मतलब क्या है? दूसरे के कारण पहले पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। एफ ऑफ 2 1 क्या है? पहले के कारण दूसरे पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो F12 का क्या लिख सकते हैं? F बराबर m में होता है, तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी m1, क्योंकि आप दो बॉडी लिए हो, ये देखो दो बॉडी लिए हो, ये पहली बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, ए क्या है? एक्सीलरेशन, ए क्या है? एक्सीलरेशन, ठीक। यह बराबर m में a1 इसे लिख सकते हो, इक्वल टू माइनस ऑफ 2 को लिख सकते हो m2, यहाँ पर एक्सीलरेशन a2। वैल्यू रखते हैं हम m1, a1 की वैल्यू क्या रखेंगे? dv1 अपान dt इक्वल टू माइनस m2 dv2 अपान dt। बोलो रख सकते हैं हाँ या ना? बिल्कुल रख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम m1 या m2 की वैल्यू निकालें तो ऑलरेडी निकाल सकते हैं। नाउ अगर हम देखें जो एक्सीलरेशन है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया।
आप देख रहे हो जो न्यूटन्स लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर वर्क करता है, बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑलवेज वर्क एट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ पर जो पहले वाला का एक्सीलरेशन होगा वही दूसरे ऑब्जेक्ट का भी एक्सीलरेशन होना चाहिए, तभी तो वो इनर्शियल फ्रेम में आया। मतलब आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ A1, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 आप लिखोगे dv1 अपान dt का मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आपका निकलेगा dv अपान dt। सेम चीज़ A2 भी हम निकालेंगे, dv2 अपान dt, अलग अलग यहाँ पर वेलोसिटी नहीं होगी तो यहाँ पर निकलेगी dv अपान dt। वैल्यू हम रख देते हैं, क्या निकल जाएगा हमारा, वैल्यू रखते हैं हमारा क्या निकलेगा। एक बात हमने यहाँ पर गलत कर दी, थोड़ा सा मॉड निकाल रहे हैं ना हम, मॉड, जब मॉड निकाल रहे हैं तो ये v1 तो रहेगा, v2 भी रहेगा, सिर्फ ये निगेटिव चार्ज जो निगेटिव है, ये मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये चेंज हो जाएगा। मतलब आप A2 निकाल रहे हो, अगर ये माइनस में भी है, माइनस ऑफ A2 मान लीजिए निकाल रहे हो आप, माइनस ऑफ A2 माइनस में है तो मॉड निकालने में आप मैग्नीट्यूड लेते हो ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी दोनों के अलग अलग है, दोनों की जैसे मान लीजिए V1 की वेलोसिटी अलग है, V2 की वेलोसिटी अलग है। जब आप V1 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पॉजिटिव निकलेगा, V2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी निगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, तो जो नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस dv2 अपान dt के लिए जगह लिखोगे dv2 अपान dt, तो क्या लिखोगे आप, m1 dv1 अपान dt इज इक्वल टू m2 dv2 अपान dt। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्लियर है, क्लियर है, सबको समझ में आया। चल अब अगर हम देखें, या तो आप इतनी वैल्यू लिखो, इतनी वैल्यू, या तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो ऐसे कि m1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो या m2 की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे जिसकी निकलेगी m2 इंटू में dv2 अपान dt डिवाइड बाई dv1 अपान dt। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी m1 इक्वल टू m2 dv2 अपान d2 a2 अपान a1। तो ये वैल्यूज़ हैं, आप निकाल सकते हो। आपको ज़रूरत लगी कहाँ पर, जब आप एग्जाम्पल्स सेव करो, सॉल्व करोगे, वहाँ पर आपकी यहाँ पर नीड पड़ने वाली है। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी बात तो आएगी समझ में ना, अरे सर वाह, आपकी बात तो आएगी। चल, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की हम रेक्टिलिनियर मोशन ज्ञात करेंगे। देखो रेक्टिलिनियर मोशन में हम क्या निकालने वाले हैं कि आप देखोगे जैसे आप गति के तीनों नियम पढ़ते हो, ऑल थ्री लॉ ऑफ मोशन, गति के तीनों नियम, वही पढ़ोगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब होता है प्लेन में आप मूव कर रहे हो, रेक्टिलिनियर मोशन सीधे में, एक सीध में मूव कर रहे हो, उसके लिए। तो यहाँ पर हम तीन लॉ जानते हैं, वेलोसिटी का तीन लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ होता है v इक्वल टू यू प्लस AT, थर्ड होता सेकंड होता है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड होता है बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तीनों हम प्रूव करने वाले हैं। चलो प्रूव करते हैं फटाफट से। फर्स्ट प्रूव करेंगे जो कि हमारा है v इक्वल टू यू प्लस AT। कहाँ से प्रूव करेंगे? सिंस वी नो दैट एक्सीलरेशन होता है dv अपान dt, होता है कि नहीं होता? सब लोग बता दो। एक्सीलरेशन इक्वल टू dv अपान dt। अगर हम यहाँ से dv की वैल्यू निकालें, dv की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? a इंटू डी टी, होगा कि नहीं होगा? a इंटू डी टी जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लें, क्योंकि आपको डिफ्रेंसिएशन मिला है, कि डिफ्रेंसिएशन अगर मिल गया है तो हम डिफ्रेंसिएशन हटाने के लिए इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमारा इंटीग्रेशन करने पर, जैसे ही आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा क्या आपको? इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू a। a तो हमारा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, बाहर कर लो उसको, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब जो dv का इंटीग्रेशन होगा, dv का इंटीग्रेशन होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है जो कि मूवमेंट में है, पहले वो u स्पीड से मूव कर रहा था, बाद में वो v स्पीड से मूव करने लगा। हो सकता है u जीरो भी रहा हो तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, जब आप केस लगाओगे तो u जीरो कर सकते हो। तो पहले स्पीड इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो गई। ये सब आप जानते हो, इसलिए हमने बहुत डीपली नहीं लिखा वहाँ पर,
नहीं तो लिखा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को 9th में पढ़ा जाता है ये। और जब वो चाहे पहले मूवमेंट में रहा हो चाहे वो रेस्ट पर रहा हो, तब भी तो हमारा टाइम शुरुआत करने से पहले टाइम 0 था, बाद में हमारा टाइम t हो गया। अब हम इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं, dv का इंटीग्रेशन v, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी हट जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर v तक इज इक्वल टू a, dt का इंटीग्रेशन t, कहाँ से कहाँ तक 0 टू t, लिमिट रख देंगे, एक जगह v की जगह v रखेंगे माइनस v की जगह u रख देंगे इक्वल टू a, t की जगह पर t माइनस एक बार 0, v माइनस u बराबर a t या फिर v बराबर u प्लस ए टी। ये फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया, ये हमारा फर्स्ट लॉ प्रूव हुआ कि नहीं प्रूव हुआ, क्लियर। हमें प्रूव करना है, आप सेकंड लॉ प्रूव कर लेते हैं, सेकंड लॉ। नाउ सेकंड लॉ हम प्रूव करते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंस हम लोग जानते हैं, हम इसको सेकंड लॉ को प्रूव करते हैं वेलोसिटी से, पहले वाले को हम एक्सीलरेशन से प्रूव करते हैं, सेकंड वाले को हम वेलोसिटी से प्रूव करते हैं। और वेलोसिटी से प्रूव करेंगे, v इक्वल टू क्या होता है डी एक्स अपान डी टी, जैसे हमारा a इक्वल टू डी वी अपान डी टी होता है, वैसे v इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी होता है। तो v इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी, तो हम यहाँ पर देखेंगे v बराबर क्या है u प्लस ए टी, हम वैल्यू रख देते हैं, v की जगह क्या रखेंगे u प्लस ए टी, कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, v की जगह हम क्या रखेंगे u प्लस ए टी, हमें मिला है ऑलरेडी, इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी। बोलो रख सकते हो कि नहीं, रख सकते हो कि नहीं। अगर हम dx की वैल्यू इधर से निकालें क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इंटू में डी टी जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। नाउ अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें तो u इंटू में डी टी प्लस में ए टी इंटू में डी टी हो जाएगा, ये dx का। अब हम क्या करेंगे, पुनः इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का हम इंटीग्रेशन करेंगे। dx का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के यस तक, आप यक्स तक इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यक्स क्या है, पोजीशन है, यक्स क्या है, पोजीशन है। मान लो उसकी पहली पोजीशन 0 रही हो, बाद में उसकी पोजीशन जाकर यक्स हो गई हो या यस हो गई हो, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हो। मान लो पहले वो 0 डिस्टेंस था, बाद में वो ये यस डिस्टेंस ट्रेवल किया। यस क्या करता है, हमेशा आप डिस्टेंस को यस से ही लिखते हो, इसलिए हमने यस कर दिया। आप यक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो यक्स पहले डी एक्स अपान डी टी लिखे थे, वहाँ पर डी एस अपान डी टी भी लिख सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस जो आपको दिखाता है वो यस दिखाता है, इसलिए आपका लिखा गया। आप यक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी यक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल। कहाँ से कहाँ तक, डी एक्स का इक्वल टू यू का इंटीग्रेशन करोगे, यू बताओ जल्दी, यू का इंटीग्रेशन करो, यू तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कहाँ से कहाँ तक 0 टू टी, प्लस में ए भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी किस कहाँ से कहाँ तक 0 टू टी होगा। नाउ dx का इंटीग्रेशन हमारा x हो जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 टू s, लिमिट रखने के लिए हम बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं, इंटू u, लिमिट रखेंगे dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t प्लस में a, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है 0 टू t, t का इंटीग्रेशन t, क्योंकि t पावर 1 होता है, t पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, सिंपल। तो अब यहाँ पर करो, x की जगह पर एक बार यस रखेंगे माइनस 0, u t की जगह पर एक बार t रखेंगे माइनस 0 प्लस a, t की जगह पर एक बार t रखेंगे t स्क्वायर बाई 2 माइनस में 0, ठीक, क्योंकि एक बार 0 रखोगे t के स्थान पर। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। आया हमारा तीसरा नियम, तीसरा नियम, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को हम स्क्वायर कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या करोगे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब कई अगर स्टूडेंट पूछें कि अरे सर जानेंगे कैसे कि ये स्क्वायर ही करना होगा, देखो सिंपल आपको समझाएं, त्रिकोणमिति आप सॉल्व किए ना क्लास 11 12 में, 10th में भी किए थे, तो वहाँ पर कैसे जानते थे कि हमको यही सॉल्व करना है, कोई तरीका था मालूम, किसी एक भी क्वेश्चन के लिए नहीं था,
आप राइट हैंड साइड को देख करके सॉल्व कर जाते थे। हमको ये लाना है, वो लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। हम जानते हैं थर्ड लॉ क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। वही लाने के लिए हम कुछ करेंगे। v की वैल्यू हमें मिली है, उसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो राम भरोसे। इसका स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर करिए, यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर करिए, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, यही तो होगा 2uat। बोलो सही है कि नहीं सही है? अब देखो यहाँ से हम कॉमन करेंगे, यू स्क्वायर तो हमारा बाहर हो जाएगा प्लस में, इन दोनों में आप 2a कॉमन कर लो, 2a कॉमन करेंगे। यहाँ पर जब 2a कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा ut प्लस में ये a स्क्वायर टी स्क्वायर है, क्या है a स्क्वायर टी स्क्वायर। a तो कॉमन हो गया और 2 भी कॉमन हुआ, अगर 2 इसमें नहीं है 2 से डिवाइड हो जाएगा, a टी स्क्वायर बचा है हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मिल जाएगा हमको, ये v बराबर वी स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा। ध्यान से समझिएगा, इतना क्लियर हुआ सबको? चलिए अब ये वैल्यू किसकी है, ये हम फिर से लिख दें क्या, अरे समझ लो यार, ए टी स्क्वायर सही है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वैल्यू है हमारी इक्वेशन नंबर 2 यस की, ये वैल्यू हो जाएगी। फिर से एक बार लिख देते हैं ना, ये वैल्यू लिखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2a, ये बच जाएगा हमारा यू टी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2a कॉमन हो गया, यू टी बचा, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर और टी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर है टी स्क्वायर, इसमें 2a कॉमन किया, 2a कट कर दो, क्या बचा हाफ ए टी स्क्वायर, जो कॉमन करे तो वही डिवाइड कर दिया जाता है बस। क्या बच जाएगा हमारा यू टी, ये देखो ये हमारा रहा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी किसकी, यस की, इक्वेशन नंबर 2 से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये वैल्यू हमें मिली। सुनो डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आओगे। सब लोग चैट सेक्शन में लिखते रहो यस यस भैया समझ में आ गया, सब लोग लिखो, आया सबको समझ में? क्लियर आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे जाकर लिख लेना। कितनी वर्षा घर पे भेजोगे, घर पे बैठे हैं, घर पे बैठे हो, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, लेकिन आप लोग नोट डाउन कर लो, आपकी क्लास 1 घंटे से ऊपर जा गई है ना, चलने दो अभी थोड़ी देर और। क्लियर है सबको? हटाए इसको। चलिए नाउ नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, इसी के बारे में थोड़ा सा और आपके चर्चा कर दें, क्योंकि क्वेश्चन करने लगेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, मुझे भी मालूम है, आप लोग भी थक जाओगे। आज पहली क्लास सर बोरिंग करा देंगे तो भाग जाएंगे हम लोग, फिर से लौट के नहीं आएंगे यहाँ पर तो बोरिंग नहीं होगी आप लोग, ट्रस्ट में। अगर मैं 4 घंटे पढ़ा दूंगा फिर भी आप बोरिंग नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, बस यही। पहली चीज़ आप ये देखिएगा, आपको मिला क्या, 3 इक्वेशन आपको मिल गए, 3 इक्वेशन आपको मिल गए। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as, 3 इक्वेशन मिले हैं। अगर यही चीज़ हम रेक्टिलिनियर मोशन से हटा करके ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बात करें, रेक्टिलिनियर मोशन हटाएं, हम यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की चर्चा करें तो इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम चेंज करें इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के टर्म में चेंज करें तो आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी वही रहेगी ग्रेविटेशन में भी, इनिशियल और फाइनल दोनों। एक्सीलरेशन चेंज होगा, वहाँ पर ए जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के तौर पर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक जी के। और क्या चेंज होगा, जो डिस्टेंस है यस, जो यस डिस्टेंस है वो हाइट में चेंज हो जाएगी, किसमें, हाइट में, क्योंकि आप ग्रेविटेशन में ले तो किसी हाइट पर से छोड़ोगे ना उसे। कई बार ऐसा तो है नहीं कि किसी यस डिस्टेंस पे ले जाकर छोड़ेंगे फिर वो आ जाएगा, स्प्रिंग थोड़ी ना है, नीचे जाएगा ना, हाइट लोगे आप, जो वहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हाइट के रूप में ट्रेवल करेगा, इसलिए यस को हम एच से रिप्लेस कर देते हैं। और कुछ रिप्लेस करोगे, और कुछ तो रिप्लेस करने लायक नहीं है। तो हम इसको देखते हैं फाइनली हमें मिला क्या, तो फाइनली हमें मिल जाएगा v इक्वल टू
u प्लस ए की जगह पर जी टी मिलेगा। दूसरा इक्वेशन यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये इक्वेशन हमको मिला गया, सो नोट डाउन कर लीजिए, ये इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए। अगर यही चीज़ देखो, इसमें भी कंडीशन आती है, इसमें भी आपकी कंडीशन आती है, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कंडीशन की तरफ चर्चा करें। नोट करिए, चलिए इसमें भी कंडीशन क्या क्या आती है आप जानते हो। आपको मिला क्या, आप यहाँ पर लिख लीजिए, एकदम किनारे हम लोग लिख देते हैं ताकि कंडीशन अप्लाई कर सकें। एक कंडीशन है हमारी फर्स्ट वाला v बराबर u प्लस जी टी, फिर हमारा क्या है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड हमारा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2gh। ये तीन इक्वेशन है हमारे पास तीन इक्वेशन है। अगर फर्स्ट केस हम लगाएं जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, या फिर आप कहो जब हम सरफेस से ऊपर कहीं पर रहें, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर सरफेस की तरफ चलें, तो अगर आप मान लीजिए कहाँ से कहाँ तक आ रहे हो, ऊपर कहीं पर हम बॉल रखें, वहाँ से छोड़ दें, सरफेस पर अगर गिरे, अगर वो सरफेस पर गिरे, तो इफ बॉडी came on the surface, सरफेस पर आए तो came on the surface, सरफेस की तरफ आए। जब बॉडी सरफेस की तरफ आएगी तो देखो ध्यान से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब मान लो ये पेन है, इसको हम ऊपर से छोड़ देते हैं, क्या करेगा, नीचे की ओर जाएगा, और आपका बॉडी भी नीचे की ओर आ रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पर जी हमारा पॉजिटिव होने वाला है, जी हमारा पॉजिटिव होने वाला है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा, तो आप वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी यही आएगी, यही वैल्यू होगी। एंड दूसरी कंडीशन इफ बॉडी फार अवे फ्रॉम सरफेस, किसी अर्थ सरफेस से अगर बॉडी दूर जा रही है, मतलब हम इसको अगर ऊपर की तरफ फेंकें, ऊपर की तरफ जाते वक्त क्या कर रही है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन के विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, मतलब यहाँ पर जी हमारा निगेटिव होगा, तब के लिए जो हमारी जी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, एंड वैल्यू मिलेगी v बराबर u माइनस जी टी, एंड h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये वैल्यू मिलेगी। एंड थर्ड वैल्यू, अगर आप पृथ्वी के सेंटर की तरफ जा रहे हो, मतलब जैसे कुएं में कोई पत्थर छोड़ दो, सेंटर की तरफ जा रहा है ना, पृथ्वी के सरफेस के अंदर की ओर जा रहा है, हालांकि कुआं तो बहुत कम गहरा होता है उसके सेंटर की अपेक्षा में, और भी गहराई में अगर हम डालें तो वहाँ पर आपको फील भी हो सकता है। उसके लिए भी इफ बॉडी मूव टूवर्ड्स द सेंटर, अगर बॉडी हमारी मूव होगी टूवर्ड्स द सेंटर, फिर भी यही होगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू तब भी निगेटिव ही रहती है, भले ही आपका ऊपर से नीचे की वैल्यू, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, जी पॉजिटिव होगा। कब? जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुँचो। सरफेस पे पहुंचने के बाद सरफेस के अंदर जाने लगते हो, जी की वैल्यू निगेटिव। मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो सरफेस की तरफ, जी की वैल्यू पॉजिटिव, सरफेस से नीचे जा रहे हो तब निगेटिव, सरफेस से ऊपर जा रहे हो तब भी निगेटिव। मतलब पॉजिटिव कब होगा? जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो सरफेस तक, सरफेस से नीचे गए निगेटिव, सरफेस के ऊपर गए फिर भी निगेटिव, ऊपर से सरफेस तक आ गए तब पॉजिटिव। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग? चैट सेक्शन में लिखो यस। स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत तेज है हो रहे हैं हम लोग स्क्रीनशॉट लेने में। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी 2.0 मीटर पर सेकंड, ये कल बताया जाएगा। हाँ सर, आज तो छोड़ दिए हम लोगों को, बस बहुत बढ़िया। खुश हुई है कि नहीं? ये लेक्चर आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखो, मजा आया कि नहीं?
मजा आया तो यस सर लिखो, बिल्कुल मजा आ गया ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग मिलेंगे फिर इसी टाइम पर कल के लेक्चर में के साथ 8 बजे शाम को। सब लोग तैयार रहना, कॉपी पेन लेकर बैठे रहना, सो मत जाना 8 बजे। सर 8 बजे कौन सोता, हम तो 2 बजे सोते हैं पिक्चर देख करके ना। तो तैयार रहना, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, और जितनी ज़्यादा जी भर के मेहनत कर सको उतना करो। और फिजिक्स इज आप बोल सकते हो ये प्रकार से क्या है, खिलौना है जिसे आप खेलो बस, क्योंकि फिजिक्स ही ऐसा है कि जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। फिजिक्स ही ऐसा है। क्या आप मैथ के क्वेश्चंस ले लो, उससे लाइफ में एक्सपीरियंस थोड़ी करोगे, नहीं करोगे ना। तो फिजिक्स क्या है, दौड़ते हुए इंसान के बारे में पढ़ रहे हो तो आप भी दौड़ कर देखो, आप भी वैसा फील कर पाओगे। तो वो फील आनी चाहिए आपके अंदर, और ये फील लाने के लिए हम हैं आपके साथ। आपको मैं फील ला कर दिला के रहूँगा। अगर आप 12th तक आप फिजिक्स कमज़ोर थी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर 12th तक आपकी फिजिक्स कमज़ोर थी तो फर्स्ट ईयर में शुरुआत के 1 महीने के बाद आपकी फिजिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन जितना होमवर्क आपको दिया जाता है, जो भी आज पढ़ाया गया वो जाकर रिवीजन करो, 1 घंटे 2 घंटे फ्रेश हो लो, उसके बाद पढ़ो इसको फिर से एक बार, उसको स्क्रीनशॉट जो लिए हो उसे आप नोट्स में लिखो, रिवीजन करो, फिर से कल की क्लास अटेंड करना। कैसे नहीं आएगी फिजिक्स, वेरी सिंपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।